Hello. So, guys, welcome back to the course of internal combustion engine. And guys, today we are going to discuss very important analysis of the cycle, that is auto cycle analysis. So, in the last lecture, we had discussed about what are the different processes. So, if you remember, हमने चार process देखे थे. We have seen that auto cycle consists of four processes. ऑटो साइकिल कंसिस्ट ऑफ फोर प्रोसेस एंड ऑल दोज फोर प्रोसेस आज हम उनको डिटेल में वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे एंड वी विल सी व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल एंड हाउ डज द साइकिल वर्क. ओके, तो इफ यू रिमेंबर हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ऑटो साइकिल जो होता है उसमें चार प्रोसेस होते हैं. पीवी डायग्राम पे अगर साइकिल को देखो तो पीवी डायग्राम पे प्रोसेस 1 to 2 का प्रोसेस जो होता है दैट इज द आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन. 2 to 3 का जो प्रोसेस होता है दैट इज द कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन. 3 to 4 इज आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन एंड 4 to 1 इज योर कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन. तो ये चारों प्रोसेस जो हैं इन चारों को अब हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे. सो व्हेन वी से प्रोसेस 1 to 2, अगर आपको टीएस डायग्राम पे आप प्रोसेस 1 to 2 को देखोगे, सो टीएस डायग्राम पे प्रोसेस इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन. सो 1 से 2 is this is your 1, this is 2. So if you see on the TS diagram it looks like this. Okay, और अब अगर हम इसका एनालिसिस करें तो लेट्स से एट द स्टार्टिंग ऑफ द साइकिल यहां पे आपका जब पिस्टन आपका बॉटम डेड सेंटर पे है तो उस टाइम सिलेंडर के अंदर लेट्स से प्रेशर ऑफ द गैस इज P1, वॉल्यूम इज V1 एंड टेम्परेचर इज T1. ठीक है, so this is at the start of compression. Okay, at the start. Okay, now अब आपका क्या होगा, प्रोसेस आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन का है. तो जब आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन का प्रोसेस होता है तो लेट्स से यू रीच टू P2, वॉल्यूम V2 एंड टेम्परेचर T2. ठीक है, तो ये आपका फाइनल स्टेट है. दिस इज योर फाइनल स्टेट. और हमने कल कहा था, हमने लास्ट लेक्चर में कहा था, हमने ये कहा था कि अगर आप ध्यान से देखो तो 1 से 2 के बीच में देयर इज अ कोरिलेशन. वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 को हम रिप्रेजेंट करते थे एक पैरामीटर से, दैट इज द कंप्रेशन रेशियो. इफ यू रिमेंबर वी हैड रिटन V1 बाई V2 दैट इज इक्वल टू R एंड दिस वाज योर कंप्रेशन रेशियो. तो अगर आप प्रोसेस 1 से 2 अगर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन में जाते हो तो हमें पता है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस जो होते हैं उनके लिए आप इक्वेशन लगा सकते हो. कौन सा इक्वेशन लग सकता है, PV टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट. तो अगर ये इक्वेशन लग सकता है तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 पावर गामा. ये लिख सकते हैं. और अगर ये लिख सकते हैं तो नाउ यू कैन राइट P2 बाई P1. आप क्या करोगे, ये P2 है, P1 इधर ले जाओगे, V2 नीचे ले आओगे. दिस बिकम्स V1 बाई V2 की पावर गामा एंड V1 बाई V2 वी नो इट इज R. तो इसको लिख सकते हो आप R की पावर गामा. सो इफ यू सी फ्रॉम हेयर यू कैन राइट P2 इज इक्वल टू P1 इंटू R की पावर गामा. सो दिस इज हाउ यू कैन गेट व्हाट इज द प्रेशर ओवर हेयर. ओके, सिमिलरली हम टेम्परेचर के लिए कैलकुलेशन कर सकते हैं. तो PV टू द पावर गामा जो प्रोसेस होता है उसके अंदर टेम्परेचर का रिलेशन क्या होता है, टेम्परेचर का रिलेशन होता है TV टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट. ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं फ्रॉम दिस वी कैन राइट T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा माइनस 1. ठीक है, और यहां से आप डायरेक्टली लिख सकते हो T2 बाई T1, T2 by T1 is equal to V1 by V2 की पावर गामा माइनस 1 एंड फ्रॉम हेयर यू कैन राइट T2 is equal to T1 R की पावर गामा माइनस 1. ओके, तो ये T2 by T1 है, ये V1 by V2 is R, R की पावर गामा माइनस 1, ये T1 उधर चला जाएगा. So this becomes T1 into R की पावर गामा माइनस 1. So for the process 1 to 2 we can write at the end of the compression P2 is equal to P1 into R की पावर गामा and T2 is equal to T1 R की पावर गामा माइनस 1. ओके, सो ये आपका प्रोसेस 1 से 2 खत्म हो गया. नाउ यू विल गो टू द सेकेंड प्रोसेस. सेकेंड प्रोसेस जो है वो हमें पता है इट इज द हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम. आपकी पिस्टन जो है वो टॉप डेड सेंटर पे ही रह गई है. ठीक है, पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे है तो अब वहां पे जाके पिस्टन आपकी रुक जाएगी.
तो अगर पीवी डायग्राम पे देखो तो पीवी डायग्राम पे हमने कहा था कि वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो आपका प्रोसेस 1 to 2 तो यहां पे खत्म हो गया, ठीक है। अब आपका क्या हो रहा है, पिस्टन वहीं पे रुकी हुई है। पिस्टन जो आपका ये सिलेंडर था, इस सिलेंडर के अंदर पिस्टन अब आपकी इज स्टैंडिंग ओवर हेयर, ठीक है। आपने पिस्टन को रोक दिया है। नाउ यू आर सप्लाइंग हीट फ्रॉम आउटसाइड, यू आर प्रोवाइडिंग हीट। तो अगर बाहर से आप हीट प्रोवाइड करोगे और अंदर आपकी एयर जो है वो कन्फाइंड है सिलेंडर के अंदर, तो इसका वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है। और अब आप अगर हीट प्रोवाइड करते हो तो क्या होता है, सो व्हेन यू हैव वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है, ठीक है। अगर आप हीट प्रोवाइड करोगे तो क्या होगा, ये गैस है, ये गैस के अंदर आप एनर्जी ऐड कर रहे हो, एनर्जी ऐड कर रहे हो तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो व्हेन यू ऐड द गैस, व्हेन यू ऐड द हीट, आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट एडेड? यस, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अब अगर आप देखो तो यहां पे गैस जो कन्फाइंड है उसमें वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो रहा है, उसका टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहा है, तो क्या ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस फॉलो करेगी? और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस फॉलो करेगी तो क्या ये प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम का ऐसा जाएगा? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो प्रेशर भी इंक्रीज होता है फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस। तो आपका प्रोसेस जो होगा वो 2 to 3 ऐसे मूव करेगा, ठीक है। तो हम यहां से अब निकाल सकते हैं हाउ मच इज द टेम्परेचर एंड व्हाट विल बी द प्रेशर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो इस गैस पे हम इक्वेशन लगा सकते हैं, पीवी इक्वल टू एमआरटी, ठीक है। तो इस गैस पे अगर मैं इक्वेशन लगा सकता हूं P2V2 इज इक्वल टू MRT2, ठीक है। सिमिलरली जब ये हीट अप हो गई है और फाइनल स्टेट पे आ गई है, तो लेट्स से द वॉल्यूम और द स्टेट इज P3V3 इज इक्वल टू MRT3, ओके। ये आइडियल गैस लगाई है मैंने लोकेशन 2 और लोकेशन 3 के लिए। बट हमें पता है V2 और V3 दोनों बराबर हैं, हमें पता है V2 इज इक्वल टू V3। तो अगर V2 V3 बराबर है, ठीक है, तो अगर इस इक्वेशन को मैं देखता हूं, कैन आई राइट P2V2 डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वल टू MR? एंड यहां से भी क्या मैं लिख सकता हूं, P3V3 डिवाइडेड बाई T3 इज इक्वल टू MR? तो ये MR है, ये MR है, तो ये दोनों क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। तो क्या मैं लिख सकता हूं P2V2 डिवाइडेड बाई T2 शुड बी इक्वल टू P3V3 divided by T3, and since V2 and V3 are equal, V2 और V3 अगर बराबर हैं तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं P2 by T2 is equal to P3 by T3, and this can further be written as P3 by P2 is equal to T3 by T2। मतलब प्रेशर रेशियो जो होगा P3 by P2 will be equal to the temperature ratio। जितने रेशियो में प्रेशर बढ़ेगा उतने ही रेशियो में टेम्परेचर बढ़ेगा। इज इट क्लियर? यहां पे आपका P2 नीचे आ जाएगा, T3 ऊपर आ जाएगा। सो P3 by P2 इज इक्वल टू T3 by T2। ये जो रेशियो होता है इसको जनरली हम डिनोट करते हैं एक्सप्लोजन रेशियो से। दिस इज रिटन एज एक्सप्लोजन रेशियो, ठीक है। इसको हम रो से डिनोट करते हैं। इज इट क्लियर? सो अब आपने प्रेशर निकाल लिया, टेम्परेचर निकाल लिया। नाउ यू कैन कैलकुलेट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट एडेड। सो द अमाउंट ऑफ हीट दैट कैन बी एडेड, Q can be added, Q can be written as M into CV into delta T. So it can also be written as M into CV into T3 minus T2. Okay, and if you see, it can also be written as M into CV. T3 can be written as T2 rho, T2 multiplied by rho minus T2. So this can also be written as M into CV. यहां से T2 कॉमन ले लोगे आप, T2 rho minus 1, and T2 can also be further written in terms of R. So this can be written as Q, the heat supply can be written as M into CV into T1 R की power gamma minus 1 multiplied by rho minus 1. So this is the heat that is actually supplied. Okay, so process 2 to 3 में आप temperature pressure
P3 can be written as P2 multiplied by rho, that can be written as P1 r की पावर गामा rho. ठीक है. Similarly, T3 can be written as T2 multiplied by rho, that can be written as T1 r की पावर gamma minus 1 rho. And the heat supplied, that can be written as m into Cv into T1 r की पावर gamma minus 1 multiplied by rho minus 1. Okay, so these are the three parameters that you can write. Okay, understood? Now let's go to the process 3 to 4. So process 3 to 4 is the isentropic expansion, and we know isentropic expansion would also be, isentropic expansion क्या होगा? PV to the power gamma होगा. हमने ऑलरेडी देखा है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन इज पीवी टू द पावर गामा एंड टीवी टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो क्या 3 to 4 का जो एक्सपेंशन है उसके लिए मैं ऐसा लिख सकता हूं, P3 by P4 is equal to V4 by V3 की पावर गामा. एंड व्हाट इज V4? V4 is the volume at the exit. If you see over here, what is V4? V4 ये है, V4 is equal to V1. Similarly, V3 is equal to V2. ठीक है. तो can I write V4 by V3 to the power gamma can be written as V1 by V2 की पावर gamma. ठीक है. And what is V1 by V2? V1 by V2 is R. So this becomes R की power gamma. Is it clear? So now from here you can write P3 by P4 is equal to R की power gamma. And from here you can calculate P4 is equal to P3 divided by R की पावर गामा. P4 को ऊपर ले जाओ, R की पावर गामा को नीचे ले आओ. And what is P3? P3 is equal to, P3 हमने ऑलरेडी लिखा था P1 into R की पावर गामा multiplied by rho divided by R की पावर गामा. तो यहां से आप लिख सकते हैं P1 multiplied by rho. ठीक है. तो P4 को भी आप आराम से P1 की टर्म्स में लिख सकते हैं, P1 multiplied by rho. Is it clear? बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट है. ठीक है. एंड सिमिलरली इन द लास्ट वी कैन ऑल्सो राइट द टेम्परेचर. सो क्या मैं लिख सकता हूं T3 by T4 इज इक्वल टू V4 डिवाइडेड बाई V3 की पावर TV की पावर गामा माइनस 1 था, और V4 by V3 हमें पता है क्या होता है. सो T3 by T4 is equal to V1 by V2 की पावर गामा माइनस 1, दैट इज R की पावर गामा माइनस 1. और यहां से मैं T4 लिख सकता हूं, T4 is equal to T3 divided by R की पावर गामा माइनस 1. और T3 क्या है? T3 is equal to T1 R की पावर गामा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई रो. ठीक है. सो डिवाइड बाई R की पावर गामा माइनस 1. तो यहां से गामा माइनस 1 वाली पावर खत्म हो जाएगी, and you will be left with T4 is equal to T1 multiplied by rho. बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट है, बहुत ही मजेदार रिजल्ट है. So you have T4 is equal to T1 multiplied by rho, and you have P4 is equal to P1 multiplied by rho. ठीक है. I hope everybody has understood. ठीक है. तो अगर ये समझ में आया तो then we go to the last process. लास्ट प्रोसेस जो है, अगेन अगर आप पीवी डायग्राम पे देखो तो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन है. दिस इज लोकेशन 4, दिस इज 1. ये आपका वॉल्यूम, ये आपका प्रेशर. ठीक है. तो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन है. तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट, हमें पता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. इसका मतलब प्रेशर का रेशियो और टेम्परेचर का रेशियो सेम होगा, जो आपको ऑलरेडी पता ही है. ठीक है. P4 by P1 इज इक्वल टू T4 by T1, दैट इज इक्वल टू रो. ये ऑलरेडी आपने देख चुका है. T4 by T1 इज रो, P4 by P1 इज रो. ठीक है. तो ये आपने ऑलरेडी देख चुके हैं. फाइनली हम कैलकुलेट करते हैं व्हाट इज द हीट रिजेक्शन. सो हीट रिजेक्शन विल बी इक्वल टू M into CV into T4 minus T1, and this can be written as M into CV into T1 को बाहर ले लेंगे rho minus 1. ठीक है. So this becomes your heat rejected. Okay. So हमने सारे पैरामीटर लिख लिए हैं. ठीक है. अगर सारे पैरामीटर हो गए हैं तो एक बार वापस से इनको
वन बाय वन करके लिख लेते हैं. T2 can be written as T1 r की पावर गामा माइनस वन. T3 can be written as T1 r की पावर गामा माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई रो. T4 can be written as T1 multiplied by rho. ये टेम्परेचर के रिलेशन है. सिमिलरली P2 can be written as P1 r की पावर गामा. P3 can be written as P1 r की पावर गामा into rho. And P4 can be written as P1 into rho. Okay. Finally, heat supply हम लिखते हैं heat supply is equal to M into CV into T1 r की पावर गामा माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई रो माइनस वन. ठीक है. एंड हीट रिजेक्टेड हम लिखते हैं m इंटू सी वी इंटू टी वन मल्टीप्लाइड बाई रो माइनस वन. ठीक है. तो अब हमें लास्ट एक पैरामीटर चाहिए होता है. व्हाट इज द डब्ल्यू नेट ऑफ द साइकिल. डब्ल्यू नेट ऑफ साइकिल. तो डब्ल्यू नेट ऑफ द साइकिल क्या होगा. देखो आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा कि डब्ल्यू नेट ऑफ द साइकिल किसी भी साइकिल के लिए डेल्टा क्यू जो होता है इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू. एंड ये जो होती है क्वांटिटी दीज आर नेट क्वांटिटीज. नेट हीट सप्लाइड इज इक्वल टू नेट वर्क डन. सो डब्ल्यू नेट ऑफ द साइकिल विल बी इक्वल टू क्यू नेट. एंड व्हाट इज क्यू नेट. क्यू नेट हमें पता है क्यू नेट इज इक्वल टू हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्टेड. सो दिस कैन बी रिटन एज दिस इज इक्वल टू क्यू सप्लाई माइनस क्यू रिजेक्ट. और क्यू सप्लाई कितना है. इट इज एम इंटू सी वी. अब देखो क्यू सप्लाई में देखोगे तो एम सी वी दोनों जगह कॉमन है तो इसको हम कॉमन रख लेंगे. T1 भी आपका कॉमन है तो एम सी वी T1 ये तो एज इट इज कॉमन रह जाएगा. ठीक है. उसके बाद में रो माइनस वन भी आपका कॉमन है दोनों में. ठीक है. एम सी वी T1 रो माइनस वन एम सी वी T1 रो माइनस वन ये तो सेम ही है. फाइनली आपके पास एक पैरामीटर जब बच जाएगा आर की पावर गामा माइनस वन minus 1. So this is your W net of the cycle. Is it clear? So I hope everybody has understood. So this becomes the W net of the cycle. Now we can also calculate what is the efficiency of the cycle. So efficiency of the cycle is W net divided by heat supply. This can also be written as Q supply minus Q rejection डिवाइडेड बाई क्यू सप्लाई. हमें पता है डब्ल्यू नेट क्या होता है. क्यू सप्लाई माइनस क्यू रिजेक्शन. एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज वन माइनस क्यू रिजेक्शन डिवाइडेड बाई क्यू सप्लाई. ओके. अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हो. सो एफिशिएंसी कैन बी रिटर्न एज वन माइनस हीट रिजेक्टेड इज एम इंटू सी वी इंटू T1 रो माइनस वन एंड हीट सप्लाइड इज एम इंटू सी वी इंटू T1 रो माइनस वन r की पावर गामा minus 1. Okay. So this is the heat supplied r की पावर गामा minus 1. If you remember r की पावर mCV T1 rho minus 1 r की पावर गामा minus 1. Okay. So you see that यहां पे आपका m CV CV T1 रो माइनस वन सब कैंसिल हो जाएगा और एफिशिएंसी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट आ जाती है r की पावर गामा माइनस वन. And you see this efficiency only depends on the R. Okay? तो अगर R को आप देखोगे तो अगर मुझे एफिशिएंसी का ग्राफ अगर प्लॉट करना है with my compression ratio, so you see that the minimum compression ratio 1 हो सकता है तो R की वैल्यू मिनिमम 1 हो सकती है और मैक्सिमम जितना आप चाहो उतना जा सकते हो. तो आपकी एफिशिएंसी का जो ग्राफ होगा इट विल मूव समथिंग लाइक this. ठीक है. Understood? So this is all about the Otto cycle analysis. I hope सबको समझ में आया होगा and you will be able to fetch good marks in the Otto cycle. Okay? Thank you.